तो हम बात कर रहे थे कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कह रहे थे कि हमने देखा एक डायग्राम देखिए, इसको हम कह रहे थे स्टेम। ठीक है, ये हमारा बेस स्लैब था, ये हमारा हिल, इधर वाला पोर्शन जो अर्थ के नीचे है वो वाला पोर्शन हमारा हिल स्लैब था। जैसे कि हम कह रहे थे कि a cantilever retaining wall consists of a vertical cantilevering slab called stem and base slab। ठीक, स्टेम मैंने दिखाया, बेस स्लैब भी दिखा दिया आपको। फिर हम कह रहे हैं कि ये जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल यूज करते हैं, ठीक है, वो केवल तब यूज करते हैं जब हमें 6 मीटर तक का ही अर्थ रिटेन करना हो। ठीक है, केवल 6 मीटर तक का ही अर्थ अगर हमें रिटेन करना है तो हम यूज करते हैं ये कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। अगर इसके ऊपर का है तो हम काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल यूज करते हैं। ठीक, अब बेस स्लैब जो है दो स्लैब कंसिस्ट कर रहा है, एक टो स्लैब, एक हील स्लैब। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हील स्लैब इज दैट पार्ट ऑफ द बेस स्लैब अंडर द रिटेन अर्थ। द टो स्लैब इज द प्रोजेक्शन ऑफ द बेस स्लैब ऑन द फ्रंट साइड ऑफ रिटेनिंग वॉल। ठीक, हम कह रहे हैं कि जो अर्थ के नीचे रिटेन अर्थ है उसके नीचे वाला जो है पार्ट बेस स्लैब का, वो हमारा कहलाता है हील स्लैब। ठीक, और जो बेस स्लैब का फ्रंट साइड ऑफ रिटेनिंग वॉल का है वो हमारा कहलाता है क्या, तो स्लैब। ठीक, जैसे कि ये हिल हो गया और ये वाला विथ हो गया टो स्लैब। ठीक, एक और चीज अगर खास देखोगे यहाँ पे तो यहाँ की साइड जो है विथ जो है, इस नीचे वाली विथ का जो है वो उससे कम है। ठीक है ना, ये नीचे क्या है, ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, और ऊपर क्या है, कम है। इसको ध्यान में रखना है हमें। और दो चीजें, जैसे कि कैंटिलीवर की डिजाइनिंग हमें आगे पढ़नी है, तो ये बेसिक था कि कौन कौन से पार्ट उसके होते हैं। ठीक है, कि कहाँ कहाँ के कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक स्टेम होता है, एक बेस स्लैब होता है, और फिर बेस स्लैब जो है वो हमारा टो स्लैब और हील स्लैब को कंसिस्ट करता है। हील स्लैब जो है वो जो रिटेन अर्थ है उसके नीचे, रिटेन अर्थ के नीचे वाला बेस स्लैब का पोर्शन होता है, और उसके फ्रंट में अगर हम जाएंगे तो वो हमारा कहलाता है टो स्लैब का पोर्शन। ठीक है, अब वॉल प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा। ठीक है, वॉल प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा हमारा, देखिए वॉल प्रोपोर्शन जो है कैसे कैसे, क्या हम जूम करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में और कैसे हम डिजाइन के समय उसको देखेंगे। तो कुछ प्रोपोर्शन हमारे नीचे दिए हुए हैं, जैसे टॉप विथ ऑफ स्टेप 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो जनरली हम एज्यूम करते ही, 20 सेंटीमीटर मतलब 200 यूनिट। ठीक, अब हम कह रहे हैं बॉटम विथ ऑफ स्टैंड। मैंने अभी कहा था कि बॉटम विथ जो है स्टैंड का वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है ना, कितना ज्यादा होगा वो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, टू बी कंप्यूटेड। विथ ऑफ बेस स्लैब बी। ठीक है, बी को हमने क्या किया, विथ ऑफ बेस स्लैब। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि बी इक्वल टू हम क्या लेते हैं, 0.5 to 0.6 एच पर वॉल विदाउट सरचार्ज एंड 0.7 एच पर सरचार्ज वॉल। जनरली हम यही वाला लेते हैं विदाउट सरचार्ज। सरचार्ज का न्यूमेरिकल हमारे लेवल पे आता है। ठीक, टॉप प्रोजेक्शन, सॉरी टॉप प्रोजेक्शन जो है वो हम कह रहे हैं h/6 और b/3। जो टू हमारा निकला इधर वाला पोर्शन था उसका वो कितना आएगा, h/6 होगा या b/3 होगा। ठीक है, और h क्या है हमारा, ओवरऑल हाइट, ओवरऑल हाइट ऑफ वॉल। ठीक, ठीक है, ठीक, बी हमारा 0.5 एच से 0.6 एच हो गया। अब आते हैं डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल पे, क्या हो रहा है डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल में। ठीक, डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल कौन कौन से स्टेप है ये हमें देखना है।
तो डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल में जो है कुछ स्टेप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और कुछ डिटेल में एनालिसिस हम लोग जब न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें करेंगे। ठीक है, तो पहला है डिजाइन ऑफ स्टेम। डिजाइन ऑफ स्टेम। अब डिजाइन ऑफ स्टेम क्या कहते हैं? डिजाइन ऑफ स्टेम, तो सबसे पहले हमारे क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल अर्थ प्रेशर। कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल अर्थ प्रेशर। ठीक है, डिजाइन द वॉल फॉर मूवमेंट स्टील। सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है कि हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना होता है क्यू बी डी स्क्वायर वाले फार्मूले से। ठीक है, और शियर फोर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल अर्थ प्रेशर। फिर डिजाइन ऑफ द वॉल फॉर मूवमेंट स्टील। मूवमेंट स्टील के लिए डिजाइन करते हैं, और भी कई चीजें डिटेल में होती है। मैं छोटे छोटे स्टेप इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछता थी इसकी। ठीक है, डिजाइन ऑफ हील की बात कर रहे हैं हम। डिजाइन ऑफ हील क्या कह रहा है? डिजाइन ऑफ हील कह रहा है कि द हील इज सब्जेक्टेड एन अपवर्ड प्रेशर एंड डाउनवर्ड वेट ऑफ अर्थ एबव इट। ठीक है, द नेट प्रेशर ऑन हील एक्ट्स in the downward direction causing tension at surface of the heel. The reinforcement is designed for this movement. ठीक है, जो हील था हमारा, जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कुछ बेस हील स्लैब ऐसे था। ठीक है, अब हील स्लैब पे क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है हील स्लैब पे कि ऊपर से जो अर्थ है उसके वेट की वजह से प्रेशर लग रहा है, उसका वेट यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड वेट लग रहा है। और क्या हो रहा है कि नीचे की वजह से अपवर्ड प्रेशर लग रहा है, नीचे से अपवर्ड प्रेशर लग रहा है। ठीक है, यहां से हमारा अपवर्ड प्रेशर इस पे लग रहा है हील स्लैब पे। अब हो क्या रहा है कि ये जो डाउनवर्ड वेट लग रहा था ये, और ये अपवर्ड प्रेशर लग रहा है जो हमारा, तो ये डाउनवर्ड वेट जो है ये अपवर्ड प्रेशर से ज्यादा होता है। इसलिए क्या होता है कि जो हमारा फाइनल नेट प्रेशर होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे लगा होता है। अगर हम कहें ये हमारा फाइनल नेट प्रेशर है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, और फिर इसी मूवमेंट की वजह से हमारा क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट हम डिजाइन ऑफ हील के लिए डिजाइन करते हैं, रेनफोर्समेंट की वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक, चलिए ये तो हो गया। अब सिंपल देख लेते हैं डिजाइन ऑफ। तो अब इसमें क्या होता है, द मूवमेंट ड्यू टू अर्थ प्रेशर काजेस टेंशन एट द बॉटम फेस ऑफ द टो। द रेनफोर्समेंट फॉर टो इज डिजाइन एट द बॉटम फेस। यहाँ पे क्या होता है, बॉटम नीचे से लग रहा है इसलिए बॉटम फेस पे क्या होता है कि क्या बोलते हैं, टेंशन कॉज होता है, जिसकी वजह से हम उसी पे क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट की डिजाइन कर रहे थे। जबकि पिछले वाले में हील वाले में हमारे टॉप पे कर रहा था। ठीक है, अब बेस की बात करते हैं, जहां पे भी हमारा स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट के लिए बेस की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम उसको डिजाइन करेंगे। देखिए बेस की यहाँ पे दिखाया गया, नेट प्रेशर हील वाले के लिए यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, और टो वाले के लिए यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, ये मेन स्टील इसमें दिखाए गए हैं, मेन स्टील बार। ठीक, ये हमारा एक टिपिकल कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का क्रॉस सेक्शन है। बहुत चीजें और है, बस मैंने सिंपल सा क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या था, बेसिक था रिटेनिंग वॉल का। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम अपने पूरे डिटेल में जाएंगे कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। ठीक, और उसकी एनालिसिस करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो हमने कहा है कि
डिजाइन ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल टू रिटेन अर्थ एम्बैंकमेंट 4 मीटर हाई एवं ग्राउंड लेवल। 4 मीटर हाई मतलब ये सिंपल सी बात है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल हम यूज कर सकते हैं। ऊपर दिया भी है क्वेश्चन में, तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। द डेंसिटी ऑफ अर्थ is 18 kilonewton per meter cube and its angle of repose is 30 degree. The embankment is horizontal at its top. The shape bearing capacity of the soil may be taken as 200 kilonewton per meter square. ठीक है, शेप बेयरिंग कैपेसिटी इसकी दी हुई है 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉइल एंड कंक्रीट इज 0.5। न्यू की वैल्यू दी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है सॉइल और कंक्रीट के बीच में। एडॉप्ट M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe 415 HYSD बार। ठीक है, जो जो वैल्यूज हमारी दी हुई थी सिंपल हमने अपनी वैल्यूज को पुट कर लिया। अगर किसी का यूनिट कुछ चेंज है तो इसी यूनिट में हमें कर लेना है। ठीक है, अब देखिए हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट 4 मीटर, डेंसिटी ऑफ अर्थ 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5। ठीक है, अब डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल हमें करना, डिजाइन करना रिटेनिंग वॉल का सबसे पहला काम हमें क्या करना, वॉल प्रोपोर्शन। ठीक है, कुछ हमें अपनी बेसिक चीजें निकालनी कि कितनी कितनी होती हैं, जो एज्यूम करने वाली चीजें हैं वो हम एज्यूम करें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हम वॉल प्रोपोर्शन में जा रहे हैं। तो वॉल प्रोपोर्शन में हमारा क्या हो रहा है कि हमने क्या कहा है कि थिकनेस ऑफ द स्टेम एट द टॉप इक्वल टू 200 mm। ठीक है, 200 mm। अब 200 mm हमने ऊपर देखा हुआ था कि क्या था, 20 सेंटीमीटर हमने कहा था कि हम 20 सेंटीमीटर ले सकते हैं जब हम वॉल प्रोपोर्शन कर रहे थे। देखिए टॉप विथ ऑफ स्टेम इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसको हमने मिलीमीटर में चेंज कर लिया, 200 mm। यहाँ पे थिकनेस ऑफ स्टेम एट द टॉप हमने ले लिया है। ठीक है, तो जब थिकनेस हमने ले लिया है तो हम देखिए क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट पर मीटर रन ऑफ द बॉल। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट पर मीटर रन ऑफ द वॉल क्या होगा, हमें सिंपल इसके लिए फार्मूला पता है अपना, m इक्वल टू KP मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी इंटू HQ/6। ठीक है, हम कर रहे हैं KP इक्वल टू फार्मूला 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। ठीक है, फाई की वैल्यू हमारी दी हुई है 30 डिग्री, हमने सिंपल अपनी वैल्यू फार्मूला में पुट किया, वैल्यू 1 माइनस साइन 30 1 प्लस साइन 30, और हमने ये KP की वैल्यू निकाली है 1/3। ठीक है, अब 1/3 जब वैल्यू निकल गई तो आप उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, m इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई HQ/6 4/6, ये आ गया 64 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इक्वेटिंग द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू मैक्स बेंडिंग मोमेंट, हील स्लैब वाला पहला स्टेप है। ठीक, क्या कह रहे थे हम, मूवमेंट को कंपेयर कर रहे थे। मूवमेंट को कैसे कंपेयर कर रहे थे, मूवमेंट को कंपेयर कर रहे थे कैसे, QBD स्क्वायर वाले फार्मूले से, जो कि हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं कि Fe 415 हमारा ग्रेड ऑफ स्केल था, उसके लिए हमने एक फार्मूला रख दिया 0.3138 FC के BD स्क्वायर। ठीक है, बी हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे क्या, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर यानी कि 1000 mm। ठीक, ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे, FCK की वैल्यू कितनी है, FCK M20 ग्रेड है, सिंपल। बी हम रख ले रहे हैं, डी हमें चाहिए, 1.5 इज आवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये कोई असर हमारा। ठीक, और 64 किलो न्यूटन मीटर हमारा ऊपर आया हुआ था, तो 64 आया हुआ था, किलो न्यूटन मीटर हमारी यूनिट थी, तो हमने इसको न्यूटन मिलीमीटर में चेंज किया। किलो न्यूटन को चेंज किया तो 10⁻³ आ गया, और फिर मीटर को चेंज किया मिलीमीटर में तो हमारा 10⁻³ और आ गया, तो यानी कि 10⁻6। और यहाँ से फर्दर कैलकुलेशन हमने किया है, तो D इक्वल टू 186.5 मिलीमीटर।
हम कह रहे हैं कि इफेक्टिव कवर ऑफ रेनफोर्समेंट इक्वल टू 40 mm। ठीक है, ये हमारा इफेक्टिव कवर हम ले रहे हैं। इफेक्टिव कवर क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं। ठीक है, तो हम 40 mm ले सकते हैं, हमने इसके लिए लिया है 40 mm। ठीक, तो ये हमारा हो गया, डी की वैल्यू आ गई। डी को अच्छा है, हम डी को 186.5 आया हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं कि 190 ले लें, थोड़ा सा बढ़ा लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डी। ठीक, अभी मैंने डी आ गया। फिलहाल आज के लिए इतना ही।